प्यारे बच्चों, क्लास 11th एग्जामिनेशन 2022 टर्म 2 के लिए इकोनॉमिक्स विषय का महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। फर्स्ट पार्ट का वीडियो मैंने बना दिया है। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, वहां से आप लोग उसको देख सकते हैं। और इसमें आज हम लोग चैप्टर का नाम है, चैप्टर बोलिए या जो आपका सिलेबस में दिया हुआ है सेकेंड टर्म के लिए, भारत और इसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव, इसी का हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख रहे थे। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। वीडियो जब भी मैं डालूंगा सबसे पहले आप ही को पता चलेगा। साथ ही अर्थशास्त्र के बच्चों तक यह जरूर शेयर करें ताकि मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाए। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, किन्हीं दो क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूहों के नाम बताइए। तो इसका पहला नाम है सार्क और दूसरा आसियान। अगला क्वेश्चन है, ये सब 2 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। 2 नंबर है, 3 नंबर है, 5 नंबर है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो हम लोग जानते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 1956 ईस्वी थी। पाकिस्तान ने अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा कब की थी? तो पाकिस्तान ने सन 1956 में अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा की थी। अगला है, चीन ने अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा कब की? तो चीन ने अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा 1953 ईस्वी में की। फिर है, भारत व पाकिस्तान की 2 समान नीतियां बताएं। तो पहला है बृहद सार्वजनिक क्षेत्र का सृजन और दूसरा सामाजिक विकास पर अधिक सार्वजनिक व्यय। फिर है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्या है? तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1958 ईस्वी में चलाया चीन का एक मुख्य अभियान था, जिसका मुख्य बिंदु देश के औद्योगिकरण को उच्च पैमाने पर ले जाना था। फिर है, कम्यून क्या था? तो कम्यून एक ऐसी पद्धति है जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में लोग सामूहिक रूप से खेती करते थे। 1958 ईस्वी में लगभग 26,000 कम्यून थे। GLF अभियान में कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं आई? तो GLF अभियान में 2 प्रमुख समस्याएं सामने आई। पहला भयंकर सूखा और दूसरा रूस और चीन के मध्य संघर्ष। अगला क्वेश्चन है, माओ ने चीन में किस क्रांति का आरंभ किया? तो 1965 ईस्वी में माओ ने महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का आरंभ किया, जिसके अंतर्गत छात्रों और विशेषज्ञों को ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने और अध्ययन करने के लिए भेजा गया। अगला है, चीन में तीव्र औद्योगिक समृद्धि दर का मुख्य कारण क्या था? तो इसका आंसर है, चीन में तीव्र औद्योगिक समृद्धि दर का मुख्य कारण 1978 ईस्वी में लागू किया गया सुधार कार्यक्रम था। अगला है, चीन में आर्थिक सुधारों को किस प्रकार लागू किया गया? तो चीन में आर्थिक सुधार विभिन्न चरणों में लागू किए गए। प्रथम चरण में कृषि, विदेशी व्यापार और निवेश क्षेत्रों में सुधार किए गए तथा द्वितीय चरण में औद्योगिक क्षेत्र में सुधार आरंभ किए गए। अगला है, चीन में दोहरी कीमत निर्धारण पद्धति क्या थी? तो इसका पहला है पद्धति, निर्धारित मात्रा का क्रय विक्रय सरकार द्वारा निर्धारित कीमत पर तथा दूसरा है शेष वस्तुओं का क्रय विक्रय बाजार कीमतों पर। अगला क्वेश्चन है, चीन में विशेष आर्थिक क्षेत्र क्यों स्थापित किए गए? तो चीन में विशेष आर्थिक क्षेत्र विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए स्थापित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, 1950 व 1960 ईस्वी के दशकों के अंत में पाकिस्तान की नीतियां कैसी थी? तो 1950 व 1960 के दशकों के अंत में पाकिस्तान ने अनेक प्रकार की नियंत्रित नीतियों का प्रारूप लागू किया। इनमें से प्रमुख थी आयात प्रतिस्थापन नीति, प्रशुल्क संरक्षण, प्रतिस्पर्धी आयातों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण आदि। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान में हरित क्रांति के क्या परिणाम हुए? तो पाकिस्तान में हरित क्रांति के परिणाम हुए, पहला कृषि यंत्रीकरण में वृद्धि हुई, दूसरा है खाद्यान्नों के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई, तीसरा है कृषि भू संरचना में परिवर्तन आदि। अगला क्वेश्चन है, चीन में जनसंख्या वृद्धि की दर का क्या कारण रहा है? तो 1970 ईस्वी के दशक के अंत में चीन में केवल एक संतान नीति को लागू करना है। अगला है, 1980 ईस्वी के दशक में
पाकिस्तान की समृद्धि दर में भारी गिरावट के क्या कारण थे? तो उसका पहला कारण था 1988 ईस्वी में प्रारंभ की गई सुधार प्रक्रिया तथा राजनीतिक अस्थिरता। अगला क्वेश्चन है, चीन, भारत व पाकिस्तान के जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो इसमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक क्या है? तो चीन में विनिर्माण क्षेत्र, भारत व पाकिस्तान में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है, कोई दो मानव विकास संकेतात्मक बताइए। तो ये है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद तथा जीवन प्रत्याशा। अगला क्वेश्चन है, कोई दो स्वतंत्रता संकेतांक बताइए। तो इसका पहला है, सामाजिक व राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में लोकतांत्रिक भागीदारी तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संरक्षण देने की संवैधानिक सीमा। अगला क्वेश्चन है, चीन, पाकिस्तान और भारत ने कब कब आर्थिक सुधार आरंभ किए? तो चीन 1978, पाकिस्तान 1988 और भारत 1991 में आर्थिक सुधार आरंभ किए। अगला क्वेश्चन है, चीन, पाकिस्तान और भारत में आर्थिक सुधारों का प्रेरणा स्रोत क्या था? तो चीन ने संरचनात्मक सुधारों का निर्णय स्वयं लिया था, जबकि भारत और पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने ऐसे सुधार करने के लिए बाध्य किया था। अगला क्वेश्चन है, चीन ने जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए किस नीति का अनुसरण किया? तो एक संतान नीति का अनुसरण किया। चीन, पाकिस्तान और भारत में से किस देश में कृषि निर्भरता सबसे अधिक है? तो चीन, पाकिस्तान और भारत में से भारत में कृषि निर्भरता सबसे अधिक है। अगला है, चीन, पाकिस्तान व भारत की विकास नीति क्या रही? तो चीन ने परंपरागत हो जाएगा। चीन ने परंपरागत विकास नीति को अपनाया, जिसमें क्रमशः कृषि से विनिर्माण तथा उसके बाद सेवा की ओर अग्रसर होने की प्रवृत्ति थी। भारत तथा पाकिस्तान सीधे कृषि से सेवा क्षेत्र की ओर चले गए। अगला है, भारत की आर्थिक स्थिति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर है ये बच्चों 3 नंबर का क्वेश्चन है। भारत एक विकासशील देश है। भारतीय जनसंख्या का लगभग 70% भाग कृषि कार्य में संलग्न है, जबकि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान लगभग 19.7% है। 1970 के दशक के हरित क्रांति के फलस्वरूप कृषि क्षेत्र ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। इसके बावजूद लगभग 26% भारतीय आज भी निर्धन ही हैं। गत वर्षों में औद्योगिक उत्पाद में विस्तार एवं विविधीकरण हुआ है। कार्य बल का लगभग 15% भाग उद्योग क्षेत्र में कार्यरत है। 1990 के दशक में सरकार ने आर्थिक सुधार लागू किए, जिसके अंतर्गत भारतीय उद्योग को सभी प्रकार के नियंत्रणों से मुक्त कर दिया गया। व्यापार के लिए भारतीय द्वार खोल दिए गए। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए उचित कदम उठाए गए। तब से सेवा क्षेत्र को तेजी से विस्तार हुआ है। आधारिक संरचना का निर्माण हुआ है और रोजगार के नए नए अवसर सृजित हुए हैं। फलस्वरूप आज भारत विकासशील देशों में अधिकतम विकसित देश है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का ही है, चीन की अर्थव्यवस्था पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो चीन एक विकासशील देश है। 1970 के दशक के पश्चात इसका बड़ी तेजी से आर्थिक विकास हुआ। कृषि अभी भी इसका मुख्य व्यवसाय है और 50% से अधिक जनसंख्या यहाँ कृषि कार्यों में संलग्न है। यहाँ पशुपालन व्यवसाय भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। यहाँ बड़ी मात्रा में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं तथा बड़ी मात्रा में खनिज तेल का उत्पादन किया जाता है। 1970 के अंतिम वर्षों में आर्थिक नीतियों में परिवर्तन किए गए, जिसके अंतर्गत उद्योगों का विकेंद्रीकरण किया गया, विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की गई और विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए प्रयास किए गए, जिसके फलस्वरूप औद्योगिक विकास को गति मिली। अगला है भारत और पाकिस्तान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बच्चों, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्थिक व सामाजिक प्रगति की दृष्टि से चीन व भारत की तुलना कीजिए। तो चीन व भारत की तुलनात्मक प्रगति। चीन में भारत का मुख्य बिंदुओं को विवेचन निम्न प्रकार है। पहला, यद्यपि दोनों ही देश आकार व जनसंख्या की दृष्टि से विशाल है, भारत की वृद्धि दर चीन की वृद्धि दर से कम है तथा इसमें व्यापक उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति पाई जाती है। दूसरा है, चीन में सुधार की प्रक्रिया 80 के दशक में प्रारंभ हुई, जबकि भारत में सुधार की प्रक्रिया 1990 के दशक में प्रारंभ हुई। तीसरा है, चीन में आर्थिक सुधार कार्यक्रमों का उद्देश्य देश में प्रतियोगी वातावरण का सृजन करना था, जबकि भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रमों का प्रारंभ उद्देश्य भुगतान शेष के असाधारण संकट से निपटनी थी। और चौथा है, भारत की तुलना में चीन में सुधारों का ढांचा निर्धन वर्ग के अधिक अनुकूलन था। अगला है, चीन में व्यापक पैमाने पर कृषि संबंधी सुधार किए गए, जबकि भारत में कृषि संबंधी सुधार अभी
शैशव अवस्था में ही है। अगला है भारत की तुलना में चीनी अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर मुक्त कर दिया गया। चीन में विदेशी निवेशकों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है, उन्हें उत्कृष्ट आधारिक संरचना प्रदान की गई। इसके विपरीत भारत में व्यापक निर्धनता, अस्थिर सरकार बढ़ रही है। अगला है वित्तीय समस्याएं तथा घटिया भौतिक आधारिक संरचना विदेशी निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण नहीं बना पाई है। चीन में विदेशी निवेश भूमि, भवनों, प्लांटों और मशीनरी में पाया जाता है, जबकि भारत में तुलनात्मक लघु विदेशी निवेश का अधिक अनुपात पोर्टफोलियो तथा विद्यमान उत्पादन क्षमता को खरीदने में पाया जाता है। 9वां है मानवीय विकास सूचकांक के संबंध में चीन का स्थान भारत से ऊंचा है। 10वां है निर्धनता घटाने में चीन की सफलता भारत से कहीं अधिक रही है। चीन में 10% और भारत में 26%। अगला है पॉइंट, चीन में सकल घरेलू उत्पाद में उद्योगों का योगदान सर्वाधिक है, जबकि भारत में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। यद्यपि दोनों ही देशों में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान घटा है, किंतु भारत की तुलना में चीन में यह अधिक तेजी से घटा है। अगला है चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को और अधिक औद्योगिक तथा विविध बना लिया, जबकि भारत में औद्योगिक विकास की गति अत्यधिक धीमी है। तो बच्चों, इस चैप्टर से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इसको आप लोग देख लीजिएगा एक नज़र। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।